अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन आज हमारे साथ तशरीफ़ नहीं रखते। वो अपने मुख्तलिफ़ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स और अपने आउटडोर पेशेंट्स की वजह से साल इख्तिताम की तरफ जा रहा है और उनका स्केड्यूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी होता जा रहा है। मगर अनकरीब डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से बात हो रही थी कि जैसे ही साल नौ का आगाज़ होगा, 2019 का आगाज़ होगा, तो इंशाल्लाह एक नए जोश, वलवले और सब्जेक्ट जो है डायबिटीज़ का, ज़ियाबीतस का सब्जेक्ट, उसको पूरे तरीके से कवर करने के लिए, उसका अहाता करने के लिए हम बतदरीज स्टेप बाय स्टेप एक कोर्स आउटलाइन मुरतब करेंगे और फिर आपके साथ प्रोग्राम्स जो हैं उस तरीके से करेंगे ताकि वो तमाम सवालात जो आपके जहन में जन्म लेते रहते हैं उनको आंसर किया जा सके। तो आज के प्रोग्राम में गो के डॉक्टर इम्तियाज़ हसन तशरीफ़ नहीं रखते, मगर वो हमारे साथ अनकरीब होंगे और डायबिटीज़ के सब्जेक्ट पे बातचीत भी होती रहेगी। मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। और हम कराची ज़रूर जाएंगे। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का एक शोबा, बल्कि एक शाख कराची में भी काम कर रही है। कराची में विलिंग वेज भी है। हमारी जो सिस्टर कंसर्न है यहाँ लाहौर में, अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो 71 जेल रोड नज़द सर्विसेज हस्पताल, बल्कि बिलमुकाबिल सर्विसेज हस्पताल, ये इलाका है रेस व्यू का इलाका कहलाता है, जो कि जो पार्क है जिलानी पार्क या रेस कोर्स पार्क, इसके अकब में वाक़या है, इसकी बैक पे वाक़या है और इस इलाके को कहते हैं रेस व्यू का इलाका। तो 71 जेल रोड पे नज़द अपवा कॉलेज हम मौजूद हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ये हस्पताल जो है इसमें आउटडोर बुनियादों पे डायबिटिक पेशेंट्स का इलाज होता है। मुख्तलिफ जो कंसल्टेंट्स हैं, डायबिटोलॉजिस्ट्स और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट्स, वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। दिन के वक्त, सुबह के वक्त भी प्रैक्टिस करते हैं और शाम के वक्त, रात गए तक भी आउटडोर पेशेंट्स के लिए अपनी खिदमात जो हैं वो पेश करते हैं। अलावा अज़ीं इसके साथ मुत्तसिल यानी जुड़ा हुआ हमारा विलिंग वेज साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट सेंटर एंड ड्रग्स रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट सेंटर भी है, जिसका मतलब ये है कि विलिंग वेज में जो नशे के मरीज़ होते हैं उनका भी इलाज होता है और जिनको नफ्सियाती बीमारियां या दिमागी बीमारियां या मसाइल फैमिली के, जॉब के, ज़िंदगी के लाहक होते हैं या दोनों ही होते हैं, यानी कि कुछ नफ्सियाती बीमारियां भी पस मंज़र में चल रही होती हैं और साथ में जो है उनको नशे की बीमारी भी होती है और दीगर बीमारियां खुदा न खास्ता, क्योंकि इंसान है, इंसान को कोई फ़िज़िकल एलिमेंट भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, जॉइंट्स का मसला हो सकता है, डायबिटीज़ का मसला हो सकता है। तो ये सारा कुछ इस हस्पताल में आउटडोर बुनियादों पे तो नशे के मरीज़ों का भी इलाज होता है, मगर आउटडोर बुनियादों पे हम इलाज करते हैं। जैसे डॉक्टर इम्तियाज़ हसन अपना क्लिनिक करते हैं हफ्ते में 6 दिन, वो सिर्फ डायबिटिक्स के लिए करते हैं, मगर ये हस्पताल जो है केटर करता है विलिंग वेज के थ्रू वसातत से नशे के मरीज़ों के लिए भी और नफ्सियाती ज़हनी बीमारियों के लिए भी। ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया लाहौर का। कराची में भी विलिंग वेज काम कर रहा है। कराची में सदाकत क्लिनिक भी काम कर रहा है, जो कि नशे से बहाली की इलाजगाह भी है और इसी तरह मरी में भी सदाकत क्लिनिक काम कर रहा है और विलिंग वेज जो है वो इस्लामाबाद में भी काम कर रहा है। तो मुल्क के चीदा शहरों में डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट, विलिंग वेज, सदाकत क्लिनिक, तीनों सिस्टर कंसर्न्स हैं, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं और हेड ऑफिस लाहौर में है। और अभी हाल ही में 1 साल हो गया है हमने कराची में भी डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का आगाज़ कर दिया है, जहाँ पे डॉक्टर आसिफ शेख जो है अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं बतौर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट। आज उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं
मिस नादिया शेख। मिस नादिया शेख को हम खुशामदीद कहते हैं। मिस नादिया, हम डायबिटीज़ की बातें करते हैं और आपको भी हम इसमें इन्वॉल्व करते चले जा रहे हैं डायबिटीज़ एजुकेशन में। आपको भूख भी इस वक्त लगी हुई है, हालांकि इस वक्त तक शाम हो गई है, तो आपको खाना खा चुके होना चाहिए था। तो ये आज का जो मौजू है नाज़रीन, वो मिस नादिया शेख की भूख से रिलेटेड है। अच्छा। हाँ, वो कैसे, मतलब ये बड़ा एक पॉइंट है। जब हमें भूख लगती है तो ये एक फीलिंग जनरेट होती है, एक एहसास जन्म लेता है कि भाई जिस्म को भूख लगी हुई है। अगर ठंड है, जिस्म को भूख नहीं लगी। अच्छा, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। एक दो फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और बात हो रही थी मिस नादिया शेख से यहाँ लॉर्ड स्टूडियोज़ में, और बात ये हो रही थी कि इंसान के जिस्म में, बॉडी में मुख्तलिफ एहसास जन्म लेते हैं, और भूख भी उनमें से एक एहसास है। मिस मेरी तसीह कर रही थी कि आप ये ना कहें कि जिस्म में जन्म लेते हैं, आप कहें कि ये पेट में, शिकम में, मैदे में जन्म लेते हैं ये एहसासात। तो बात एक ही है, मुझे कम से कम एक ही लगती है। वजह मैं बताता हूँ आपको। दिल हमारे जिस्म का हिस्सा है, दिमाग हमारे जिस्म का हिस्सा है, पेट हमारे जिस्म का हिस्सा है। तो ये जो एहसास हमारे अंदर जन्म लेते हैं मुख्तलिफ, इनके मुतालिक मैं बात क्यों करना चाह रहा था, ये सुनिए आप नाज़रीन। बात ये है कि इंसान ने इर्तका की जितनी भी मंजिलें तय की हैं, तरक्की की जितनी भी मंजिलें तय की हैं, उनमें एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि हमारी जहानत है, हम में जहानत है, और हम अपनी जहानत को इस्तेमाल करके तब्दीलियाँ लाते हैं। मगर जहानत को इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जिस तरह से कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है, बिल्कुल उसी तरह से जब मुख्तलिफ मसाइल इंसानों को दरपेश होते हैं तो कहते हैं इस मसले का तो कोई हल होना चाहिए, और फिर वो अपनी जहानत को बरूए कार लाते हैं, और अल्लाह ने जो वदीयत की है हमें अक्ल सलीम, उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर कोई उसका नतीजा निकाल लेते हैं। कभी कभी वो तरीक़ा कार गलत होता है, कभी नतीजा गलत होता है, तो उसको एनालाइज किया जाता है, उसको जांचा परखा तोला जाता है, और फिर कहा जाता है कि नहीं ये तरीका नहीं, बल्कि इसको ज़रा सा तब्दील करके आगे लेके चलते हैं। तो इस तरह से तब्दीली रूनुमा होती है। मगर इस तमाम अमल के पीछे एक चीज़ जो कार फरमा है और जो कॉमन है वो ये है कि इंसान अपने आप को महफूज रखना चाहता है, और अपनी बका और अपनी सालमियत और अपने आप को आगे लेके बेहतरीन तरीके से लेके जाना चाहता है।
बॉडी उसको देती है फीडबैक। कभी वो फीडबैक होती है मज़े की सूरत में, प्लेजर की सूरत में, कभी वो होती है भूख की सूरत में, कभी वो होती है दर्द की सूरत में, कभी वो किसी चीज़ पे हैरान हो जाता है, शश्तर हो जाता है कि ये कैसे हुआ। ये जो सारे एहसास हैं, ये जो सारी फीलिंग्स हैं, ये उसकी जिस्म में जन्म ले रहे होते हैं, उसके दिमाग में जन्म ले रहे होते हैं, मगर दिमाग भी जिस्म का हिस्सा है। और उनको ख़त्म करने के लिए या उनके ऊपर अबूर हासिल करने के लिए या उनसे होम्योस्टेसिस हासिल करने, होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है, यानी बैलेंस, तवाज़ुन कि चीज़ें जो हैं वो बिगड़ ना जाएं, लॉपसाइडेड ना हो जाएं। जैसे हम इस ज़िंदगी की डोरी पर कदम ब कदम आगे चल रहे हैं, लम्हा ब लम्हा आगे चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह कोई टाइट रोप हो और टाइट रोप पर कोई मदारी चल रहा हो और बहुत ऊंचाई पे हो, और अगर उसका पाँव डोल जाए, हवाएं भी चल रही हैं, ग्रेविटेशनल पुल भी है, तो हर वो हवादिस और मसाइल जन्म ले रहे हैं जो उसको उस रोप से गिराना चाह रहे हैं, उस रस्सी से गिराना चाह रहे हैं। मगर वो कभी तो बैलेंस करके, अपने जहन में इक्विलिब्रियम कायम करके, तवाज़ुन कायम करके, और हमारी ये जो अल्लाह पाक ने हमें मुकम्मल तौर पर ज़बरदस्त इक्विप करके भेजा है, हमारे ये जो कान हैं ये ना सिर्फ सुनने के काम आते हैं, बल्कि इसके अंदर 3 अदद सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जिनमें एक फ्लूइड दौड़ता रहता है, एंडोलिम्फ शायद उसको कहते हैं। तो वो जो है वो हमें एहसास देता है कि इस वक्त हमारा बैलेंस कैसा है। अगर वो बिगड़ जाए तो चक्कर वक्कर आने लग जाते हैं। तो अपने आप को बैलेंस रखना, ये इंसान पूरी बॉडी को और पूरे जिस्म को चाहता ये है कि इक्विलिब्रियम में और बैलेंस में रखे, और बाकी फैक्टर्स जो हैं दुनिया के वो चाह रहे होते हैं कि ये डोल जाए। जब हम इन फीलिंग्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जैसे मिस नादिया शेख को भूख लगी और इन्होंने कहा कि नहीं प्रोग्राम का वक्त है तो कोई बात नहीं, लाइव प्रोग्राम में मैं अभी खाना नहीं खाती। हम इंसान जब प्रोएक्टिवली वक्त से पहले कोई चीज़ को फोरसी प्रॉपरली नहीं करते, उसका बंदोबस्त नहीं करते, तो फिर हम अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसास को इग्नोर करते हैं और फिर हमें तकलीफ़ होती है। बिल्कुल इसी तरह से जो डायबिटिक्स हैं, साल इख्तिताम हो रहा है तो हम इस जो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गई है, जो एक उफ्ताद की शक्ल इख्तियार कर गई है, ये एक एंडेमिक हो गई है, फैल रही जंगल की आग की तरह, डायबिटीज़, ज़ियाबीतस। और मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 की बात बाद में करेंगे, जिसमें कि एब्सोलूट कमी वाक़ हो जाती है इंसुलिन की। पेंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता तकरीबन। मगर टाइप 2 में इंसुलिन तो बन रही होती है, मगर हमारी ज़रूरत से कम होती है, या तो हमारा हुजम इतना ज़्यादा हो जाता है, जैसे कोई ट्यूबवेल लगा हो, कोई पानी की मोटर लगी हो और वो एक केनाल के घर को सैराब कर सकती हो, ज़रूरियात पूरी कर सकती हो, वहाँ पे 200 लोग रहने लग जाएं और वो बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, तो वो मोटर चल चल के उन्हें साई नहीं दबाओगे तो वो जल जाएगी। इसी तरह से जब हमारा हुजम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो काफ़ी सारी इंसुलिन फ़ैट होने की वजह से वेस्ट हो जाती है और सही तौर पे वो काम नहीं करती। आज जो पिछला प्रोग्राम हुआ था तो डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से किसी ने सवाल किया हुआ था कि डॉक्टर साहब मेरा फ़लाँ उसकी 9 पॉइंट समथिंग थी HbA1c, जो गुज़श्ता 3 माह की मजमूई तौर पर शुगर का पता देता है टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट। तो अब उसने अपना 10 kg वज़न कम किया तो उसकी 5.8 HbA1c हो गई है, जबकि HbA1c 5.5 तक हो या उससे कम हो तो इसका मतलब है कि भाई डायबिटीज़ नहीं है। 5.5 से 6.4 तक हो तो इसका मतलब है कि प्री डायबिटीज़ है, संभल जाओ। और 6.5 उससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि भाई डायबिटीज़ जितनी ज़्यादा होगी 8, 9, 10, 12, 13 तो उतनी ज़्यादा ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होगी। और ब्लड शुगर जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी फास्टिंग में 140, 150, 200 या रैंडम में 300, तो आपके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको वो मुतासिर बुरे तरीके से ना करे। समझ लें कि
ऊपर फर्नीचर वुड का सही नज़र आ रहा है, लैकर वैकर लगा हुआ है, सबसे अच्छा है, अंदर से दीमक ने उसको चाट लिया, ये हिसाब डायबिटीज़ का है, ब्लड शुगर लेवल जब रेज होती है। तो एक तो ये है जवाब ये है कि जब आप वज़न कम कर लेते हैं तो इंसुलिन बेहतर काम करने लग जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ज़रूरत जो इंसुलिन की होती है बॉडी को हुजम कम होने से वो ज़रूरत पूरी हो जाती है। वो जो मोटर जलने वाली होती है यानी पेंक्रियाज जो बीटा सेल्स जो सिक्रीट कर रहे होते हैं वो बेचारे ठीक हो जाते हैं, उन पर लोड कम हो जाता है। एक तो बात ये है। तो दूसरी बात ये है कि जब आप वॉक करते हैं, जब आप मीठा और चीनी वाली चीज़ें और मैदे वाली चीज़ें जो ब्लड शुगर को एकदम स्पाइक देती हैं, बढ़ा देती हैं और वो मूड को भी ख़राब करती हैं, जब आप इनको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से निकाल देते हैं तो फिर आपकी इंसुलिन की ज़रूरत भी कम हो जाती है। और जब आप वॉक करते हैं तो आपके मसल्स जो हैं पट्ठे ये बर्न कर देते हैं ब्लड शुगर इंसुलिन के बगैर ही। दैट्स अ गुड न्यूज़। तो आपकी इंसुलिन की ज़रूरत कम हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं भाई नींद पूरी करो। नींद पूरी करने से क्या होता है कि जिस्म में जो क्या उनको स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये कम बनते हैं। ये जब कॉर्टिसोल एड्रेनालिन ज़्यादा बनते हैं नींद की कमी से, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन से, एंग्जाइटी से, इरिटेबिलिटी से, मूड की ख़राबी से, तो ये हैं मुदाफ़ती हार्मोन्स, यानी कि ये अगेंस्ट काम करते हैं इंसुलिन के। तो इंसुलिन ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा ज़ोर लग रहा होता है, इधर से इंसुलिन ज़ोर लगा रही है, इधर से कॉर्टिसोल और ये जो है स्ट्रेस हार्मोन ज़ोर लगा रहे हैं, वो बेचारी नीचे रह जाती है, ये ऊपर आ जाते हैं। नींद पूरी करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, लोगों के साथ ताल्लुकात खुशगवार रखें, अपने लिए उनको लगता है मेरे लिए करें, वो भी अच्छा है, मगर अपने लिए अच्छे। इंसान सोशल एनिमल है, तन्हा नहीं रह सकता है, ये बात मान जाएं और दूसरों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने शुरू कर दें और अपनी नींद सही रखें, ग़िज़ा जो है सादा खाएं और कुदरती ग़िज़ा खाएं, रिफ़ाइंड फूड्स ना खाएं, आपकी इंसुलिन की ज़रूरत कम हो जाएगी। वज़न कम रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, एक तो स्मार्ट नज़र आएंगे। और ये चंद बातें जो साल के आखिर में मैं आपसे बता रहा हूँ। और फीलिंग्स का बड़ा ख्याल रखें, लोगों की भी और अपनी भी। फीलिंग्स आर एवरीवेयर, किसी की फीलिंग्स को रौंद के ना जाएं। भूख लग रही है मुझे, थोड़ी सी देर पहले खाने, हमेशा प्रोएक्टिवली चलें, ठीक है जी। किसी और बात है वो भी करते हैं, वो मैं यहाँ करना नहीं चाहती। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने लोगों की फीलिंग्स का ख्याल रखना शुरू कर दिया है। ये ऐसी सी बातें कह देती हैं कई दफ़ा अपनी सादगी में जो कि संभालनी मुश्किल हो जाती है। तो जैसे आग वाली बात, तो ख़वातीन हज़रात, आग से मुझे याद आया कि जितने भी डायबिटिक्स हैं उनकी खुदा न खास्ता आहिस्ता आहिस्ता पाँव की जो एहसास होता है वो कम पड़ जाता है और वो कई दफ़ा गर्म पानी में पाँव डालें या हीटर के सामने पाँव रखें या कोई चीज़ काट जाए या हत्ता कि जूती पहनी है या नहीं वो जूती समेत चले जाते हैं बिस्तर में। तो अपनी शुगर को कंट्रोल रखें ताकि आपकी आसाबी तारें लुथड़ ना जाएं ब्लड शुगर में। जो बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर है वो लुथड़ जाती हैं, उनको जंग सा लग जाता है, वो सही रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। तो जब आप अपनी ब्लड शुगर सही रखेंगे तो इंशाल्लाह ये मामलात भी ठीक हो जाएंगे। ये मुझे बात अब ख़त्म करने दें, आपने टोकना नहीं, फिर हम कराची जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, जैसे ये पहले कोई टोक रही थी बेचारी, तो मैं ये अर्ज़ कर, बेचारी नहीं हूँ, ये सख्त गिर खातून जो है पहले भी नहीं टोक रही थी। बेचारी क्या होता है भाई? बेचारी से मतलब होता है कि जिसको चारा ना मिले, जिसको खाना ना मिले। आपको मैं एक बात बताऊँ, 3.5 साल की बच्ची है एक, उसको कह दिया एक दफ़ा बेचारी, बेचारी मान तो गिर गई, उसको चोट लग गई, तो उसने एकदम से रिस्पॉन्ड, मैं बेचारी नहीं हूँ, तो मैं भी बेचारी। देखें, 3.5 साल की बच्ची हो या 23.5 साल की बच्ची हो, दोनों का रिस्पॉन्स एक ही होता है। तो मैंने बेचारा आपको इसलिए नहीं कहा, बेचारा मतलब जिसको चारा ना मिले, चारा मतलब जिसको खाना ना मिले, तो उस हिसाब से मैंने आपको बेचारी कहा है। तो ख्वातीन हज़रात, मैं इसी बात से टोक रहा था वरना बात लंबी हो जाएगी और उस्ताद जी भी आए हुए हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि फीलिंग्स जो हैं आपकी पेन की, प्लेजर की, क्यूरोसिटी की, हैरत की, इनको इग्नोर ना करें। बॉडी जो है अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए
अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपको इक्विप्ड है, सेंसर्स लगे हुए हैं बॉडी में, वो आपको एक देती है कि अब सो जाओ, तो कॉफ़ी ना पीना शुरू कर दें, वीडियो गेम्स ना खेलनी शुरू कर दें, स्क्रीन के ऊपर, टीवी के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम। जब सोने का वक्त है रात के 10 बजे बेहतरीन वक्त है सोने का, और उस वक्त हमारे जो अंदर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हमें ऐसे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स नीचे लेके जा रहा है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता आजा प्यारी निंदिया आजा, लोरी आजा की तरफ लेके जा रहा होता है। जब आप उसको निगेट कर देते हैं और जागते रहते हैं तो सेहत की पहली बर्बादी की सीढ़ी आप चढ़ जाते हैं। तो रात को 10 बजे कोशिश करें कि एक ही वक्त में सो जाएं, लाइट्स बंद कर दें, और पाइनियल ग्लैंड जो है हमारे अंदर यहाँ पे थर्ड आई बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलाटोनिन वो खारिज करता है, बेहतरीन नींद आती है, पूरी बॉडी रीजुविनेट हो जाती है। और हमारे अंदर जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वो सिक्रीट होता है मास्टर ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, दिमाग में होता है, तो उससे हमारी बॉडी में सारी सफाई और ताकत और तोड़ फोड़ ख़त्म और रीबिल्ड होती है। तो नींद डिटॉक्सिफाई करती है, जिगर काम सही करता है, गुर्दे सही काम करते हैं, सारे अफ़ाल बेहतरीन हो जाते हैं। पर जब हम सोते नहीं हैं, गड़बड़ करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, स्टिमुलेंट्स ले लेते हैं, या इवन नींद की गोलियां ले लेते हैं, वो सही काम नहीं है। नींद की गोलियां लेके नींद नहीं, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, नेचुरल ओपियोइड्स हैं, एंडोर्फिन्स एंड कैफलिन्स एंड एंडोकैनाबिनॉइड्स हैं जो हमारी बॉडी को स्टार्ट सुबह देते हैं या इवनिंग में स्लो डाउन करते हैं। ये पूरा रिदम अंदर मौजूद है, इसको एहसास कीजिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए। आप इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट के पीछे भाग रहे हैं, मगर इंसान ने जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस यूज़ की है वो इस बुनियाद पे की है कि जो उसको एहसास हुआ, जब भी किसी भी चीज़ का जो उसके अंदर से एहसास उभरा तो उसने उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। जब हम इस एहसास को पसे पुश्त डाल देते हैं तो बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। तो अपना और दूसरों का एहसास कीजिए। आइए चलते हैं लेकर आपको कराची, जहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं हमारे डायबिटीज़ कंसल्टेंट डॉक्टर आरिफ शेख। लिए चलें डॉक्टर आरिफ शेख के पास आपको, डॉक्टर आसिफ शेख, आई बेग योर पार्डन, डॉक्टर आसिफ शेख, एंड हियर इज़ मिस नादिया शेख। बट लेट्स गो टू कराची टू डॉक्टर आसिफ शेख। वापस आए, वेलकम बैक। जनाब डॉक्टर आसिफ शेख ने आपको बहुत सी काम की बातें बताई हैं और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और उम्मीद करते हैं कि कराची में, नाज़िमाबाद में, जहाँ पे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान मुत्तसिल है सदाकत क्लिनिक के साथ, वहाँ पे आप भी जाएंगे और शिफा याब होंगे। और ये जो इनकी हीलिंग है, ये जो आपकी बीमारियों से और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ से जो निजात से मुराद ये नहीं है कि ये जड़ से उखड़ जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, बल्कि निजात से ये है कि इसके साथ किस तरह से बेहतरीन तरीके से आप बावजूद इसके ज़िंदगी कैसे गुजारें, जैसे प्यारे अच्छे मियाँ बीवी गुजारते हैं, मतलब बहुत ही प्यारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो तमाम बातें जो शादी के वक्त उन्होंने सोची थी और बाद में कई सुहाने ख्वाब जो हैं वो उन्होंने देखे और दाएँ बाएँ भी हुए, मगर उसके बावजूद जो शख्स मोनोसाइकिल चला सकता है, यानी जिसको कहते हैं ना, क्या उनको बोलते हैं, जिसकी शादी नहीं हुई होती, बंदा उसको क्या कहते हैं, कवारा। तो वो समझें कि आप मोनोसाइकिल चला रहे हैं, एक पहिए वाली साइकिल। कुछ शदीद कवारे भी होते हैं, कुछ शदीद कवारे भी होते हैं। जो मोनोसाइकिल अगर बंदा चला सकता है, एक पहिए वाली साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। जी डॉक्टर आसिफ शेख है ना, तो डॉक्टर आसिफ शेख का तो मुझे नहीं पता मैरिटल स्टेटस क्या है, मगर मैंने कहा पूछ लें, अच्छी बात तो पूछ लेना चाहिए, कराची वालों से भी पूछनी चाहिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप कंवारे हैं और मोनोसाइकिल चला सकते हैं, कंवारी हैं तो मोनोसाइकिल चला रही हैं, तो ये एक मुश्किल काम है, मगर जो ही आप एक की बजाय 2 पहिए वाली साइकिल हो जाएगी, यानी बाइसिकल हो जाएगी, तो वो चलाना कदरे आसान हो जाएगा। मगर फिर मुसीबत ये पड़ जाती है कि अगला पहिया कौन बनेगा और पिछला पहिया कौन बनेगा। तो आप ऐसी साइकिल ख़रीदें जिसमें दोनों पहिए साइड बाय साइड हो और फिर आपके दरमियान में गद्दी हो, और फिर चलाने की ये मुश्किल कि आगे पीछे वाली साइकिल को संभालना आसान है,
साइड बाय साइड वाली व्हील्स को मुश्किल है तो फिर उसको ट्राई साइकिल जल्द अज जल्द बनाएं और फिर उसको 4 पहियों वाली साइकिल बनाएं। तो इससे ये है कि इंशाल्लाह खुश, हाँ फिर गाड़ी हो जाएगी, खुशगवार घराना। मगर इसमें फीलिंग्स का अपनी और दूसरों और बच्चों की और स्पाउस की यानी बेगम साहिबा शौहर की और शौहर जो है बेगम की फीलिंग्स का बहुत ख्याल रखें। जब हम ये करेंगे अपने अंदरूनी फीलिंग्स की का ख्याल रखेंगे, क्यूरोसिटी तजस्सुस जो है उसको जो है हम दबाएंगे नहीं। अगर हमारे नींद है, हमारी भूख है, हमारी कहीं पेन है या हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, कुदरत के साथ हम आहंग होकर चलना चाह रहे हैं, इंसानों का ख्याल करना चाह रहे हैं, तो यही दरअसल ज़िंदगी है। और ज़ियाबीतस के साथ या ज़ियाबीतस के बग़ैर आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक चीज़ मैंने भी कहनी, अभी आप बात कर रहे थे ना गाड़ी बन जाएगी, फैमिली को के साथ अच्छे रिलेशंस तभी होते हैं जब हम फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं। तो उस गाड़ी को चलाने के लिए बेसिकली फीलिंग्स हमारी एज फ्यूल वर्क करती हैं। करेक्ट है ना? वेरी ट्रू। तो वो तभी चलेगी जब हम उसका फ्यूल जो है वो अपनी फीलिंग्स को बनाएंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। और फीलिंग्स का ख्याल रखें। फीलिंग्स यानी जलती पे तेल मत छिड़कें क्योंकि तेल को आग लग जाती है बड़ी जल्दी से। तो फीलिंग्स का बड़ा ख्याल रख के चलना है, उनको सही जगह पे रख के चलना है। ख्वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम से डॉक्टर एजाज़ कुरैशी और नादिया शेख को लाहौर स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मे यू हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ दिस ईयर 2018। इंशाल्लाह ये साल इख्तिताम भी अच्छा होगा और नया साल का आगाज़ भी खूबसूरत होगा। पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, दुनिया को सलामत रखे, आपको सलामत रखे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।